प्यारे साथियों, सिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य हिंदी में हम वर्णमाला टॉपिक के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास किस तरीके से हुआ है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। चलिए हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में भाषा क्या है। भाषा शब्द जो आप देख रहे हैं, भाषा जो आपका है ये आपका भास धातु से बना हुआ है। भास धातु से बना हुआ है और भास धातु का मतलब होता है व्यक्त करना। व्यक्त करने का तात्पर्य है अपने विचारों को व्यक्त करना। जैसे आप जानते हैं लैंग्वेज क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, उसी को हिंदी में कहते हैं कि अपने विचारों को व्यक्त करना, वही आपकी जो है भाषा कहलाती है। आज हम देखेंगे कि हिंदी भाषा कैसे इसकी व्युत्पत्ति हुई है। देखिए, सबसे विश्व में जो है लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और इन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। तो मैं उसे नोट करके लिखवा दे रहा हूँ। विश्व में कुल 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। और इन 3000 भाषाओं को या इन भाषाओं को, इन सभी भाषाओं को तेरह भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है। 13 भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो 13 भाषा परिवार है ये आखिर है कौन। तो मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, भारूपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बत, अमेरिकी, बुस्मैनी, सुडानी और भी इसी तरह से भाषा परिवार हैं। आदि जो है भाषा परिवार हैं। तो यदि हम भारत संदर्भ बात करें तो भारत में मुख्यतः 4 भाषा परिवार है और वो 4 भाषा परिवार जो आपका है वो भारूपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और साथ ही साथ जो आपका है आस्ट्रिक भाषा परिवार है। मैं इसको नोट करवाता हूँ, साथ साथ इसको ट्री डायग्राम से मैं आपको बताते चल रहा हूँ। यदि हम भारत के संदर्भ बात करें तो यहाँ पे 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार है। वो कौन कौन से हैं? इसमें आपका पहला आता है भारूपी, दूसरा जो आपका आता है ये चीनी तिब्बत, क्रम आगे पीछे हो सकता है, तीसरा जो आपका है द्रविड़ और जो आपका लास्ट है वो ये आपका है
ऑस्ट्रिक। तो आप सोच रहे हैं कि भारत में जो ये 4 भाषा परिवार है ये किस रीजन में रहता है। ये मैं इंडिया का मैप बना के आपको दिखा दे रहा हूँ यहीं बगल में। इसमें अगर आप देखें तो जो हारोपी भाषा परिवार है ये आपका सिंधु गंगा वाला जो बेल्ट है ये वाला, इस वाले बेल्ट में हारोपी भाषा परिवार आता है। और साथ ही साथ सेकंड जो आप देख रहे हैं चीनी तिब्बत, ये वाला जो ये नेपाल और तिब्बत और सिक्किम वाला जो बेल्ट है ये वाला चाइना वाला, इसमें आपका चीनी तिब्बत। तीसरा जो आप द्रविड़ देख रहे हैं, इंडिया के जो भारत के दक्षिण में दक्कन और पठार है ये वाला जो क्षेत्र है इसमें जो है द्रविड़ भाषा परिवार आता है, द्रविड़ भाषा परिवार। और लास्ट जो आपका ऑस्ट्रिक है ये आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्र में आता है, यहाँ आपका आता है ऑस्ट्रिक। तो आपने मैप के द्वारा ये जाना कि जो भारत में ये 4 भाषा परिवार है, आखिर ये जो 4 भाषा परिवार हैं किस किस क्षेत्र में, मैंने वो आपको मैप से बताया है। इसके बाद हम बात करें कि हिंदी की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो जो प्रथम देवभाषा जिसे माना गया है वो आपकी है संस्कृत, और ऐसा माना गया है कि संस्कृत ही हर भाषाओं की जननी है। तो प्रथम देवभाषा अगर संस्कृत देखें हैं, प्रथम देवभाषा आपकी संस्कृत है और इसी से अन्य भाषाएं निकली हैं। जैसे शुरुआत में इसका जो वर्गीकरण हुआ वो भारतीय आर्य भाषा, सेकंड आपका दर्द के रूप में, थर्ड जो है ये आपका ईरानी। बच्चों दर्द और ईरानी जो आपकी सिलेबस में नहीं, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं। पाकिस्तान जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहां से लेकर आपका जो अफगानिस्तान वाले बेल्ट तक, ये अफगानिस्तान का जो बेल्ट है ये आपका दर्द के अंदर आता है, दर्द भाषा परिवार। और जो आपका देख रहे हैं ईरानी जो देख रहे हैं ये आपका फारस, ये फारस के अंतर्गत आता है। जो मेन हम सबको को पढ़ना है जो पेपर में आता है वो आपका भारतीय आर्य भाषा के बारे में आता है। तो भारतीय आर्य भाषा का क्लासिफिकेशन होता है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, सेकंड जो आपका है मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, भारतीय लगा सकते हैं इसमें, मध्यकालीन भारतीय भाषा। और लास्ट जो थर्ड आपका है ये है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आगे चलकर इसी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो विभाजन होता है 2 तरीके से, एक आपका आता है वैदिक साहित्य, दूसरा जो है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपके जो है वेद, पुराण, उपनिषद और अरण्यक आदि ग्रंथ आते हैं। इसमें आपके वेद, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथ आते हैं। और लौकिक साहित्य में बाद के ग्रंथ, बाद के ग्रंथ का तात्पर्य है रामायण,
महाभारत, ये सभी जो है ये आपके बाद के ग्रंथ हैं। इसके बाद हम बात करें यदि मध्यकालीन भारतीय भाषा की, तो इसमें आपका आ जाता है पाली, प्राकृत, और तीसरा जो है वो आपका अपभ्रंश। आगे चलकर जो अपभ्रंश का क्लासिफिकेशन होता है, और पेपर में मोस्टली जो है अपभ्रंश के भेद से ही लेके क्वेश्चन आते हैं। और हर एक, यदि आपका हिंदी भाषा का उद्भव विकास से अगर प्रश्न आता है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है अपभ्रंश के भेद से। तो मैं इसको एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आयोग की परीक्षाओं के लिए। इसके बाद आपका आता है आर्यभट्ट, जो आपका अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के भेद में इसी में आपका सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, फिर इसके बाद आपका आता है ब्राह्मण, खस, और लास्ट जो आपका है ये आपका आता है महाराष्ट्रीय। तो देखिए महाराष्ट्रीय और खस और बाचड़ तो काफी इजी होता है। महाराष्ट्रीय में आपका मराठी आ जाता है, खस के अंदर पहाड़ी बोली जो होती है, खास करके उत्तराखंड वाले रीजन में कुमायूनी और आपका गढ़वाली, ये दोनों आपकी पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती हैं। ब्राह्मण जो है इसमें पंजाबी आती है। तो आपने देखा ये तीनों काफ़ी इजी होती है। ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्र, इनको याद करना काफ़ी आसान होता है। जो स्पेशली जो आपको ध्यान देना है वो सौरसेनी अपभ्रंश पर अर्धमागधी और मगधी के बारे में देखना है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से आपकी पश्चिमी हिंदी, गुजराती, और इसी में आपका आता है राजस्थानी। पश्चिमी का, अगर पश्चिमी हिंदी के अंदर बात करें, अगर अंतर्गत बात करें, तो इसमें आपकी कौरवी या खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वो मेरठ और दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा जो आपका ब्रज भाषा, बुंदेली, तीसरा बुंदेली। उसके बाद आपका फोर्थ है कन्नौजी, और पांचवा जो है ढूढ़ाड़ी, या इसी का एक और नाम है, इसको ही बोलते हैं हरियाणवी। हरियाणवी। गुजराती कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। इसके बाद हम बात करें राजस्थानी। राजस्थानी में पूर्व क्षेत्र में आपका जयपुरिया, या इसी का दूसरा नाम हड़ौती भी शायद है। राजस्थानी जयपुरिया, ये आपका जो है ईस्ट वाले रीजन में। मारवाड़ी, ये वेस्ट वाले रीजन में। तो आता है मेवाती, ये नॉर्थ, और लास्ट जो आपका है मालवी, ये आता है आपका साउथ रीजन। देखिए ये याद करना, मैं आपको एक लॉजिक बता दूं, इसको याद करना काफ़ी इजी होता है। मेवाती में आप त देख रहे हैं तो उत्तर में आपका त आता है,
तो मेवाती अगर आपका त हो गया तो मालवी आपका गो आपका अलग हो गया, वो साउथ में, जयपुरिया जो आपकी ईस्ट में, और मारवाड़ी जो है पश्चिम बोली जाती है। इसके बाद हम मगधी के बारे में बात करें तो मगधी के अंतर्गत बांग्ला, बिहारी, उड़िया और आपकी असमिया बोली जाती हैं। इस बिहारी के अंतर्गत, इस बिहारी बोली के अंतर्गत आपकी आती हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। इस बिहारी बोली के अंतर्गत आपका भोजपुरी, मगही और थर्ड वन जो आपका है ये आपका मगधी, मगध वाले रीजन में। ठीक है, तो आपने देखा ये सब अपभ्रंश के भेद हैं। सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमगधी, मागधी और ब्राह्मण खस और महाराष्ट्री। फिर फर्दर में क्लासिफिकेशन हुआ है। इसको तो आप जरूर से ही जरूर याद करना, क्योंकि आयोग की परीक्षाओं में इससे खास करके ही कोई प्रश्न पूछा था। हर बार इससे 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें तो हाँ, मैंने अभी आपको अर्धमगधी क्लासिफिकेशन नहीं बताया है, मैं जगह है थोड़ा सा फ्री करके मैं आपको बताता हूँ। अर्धमगधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में आपका आता है अवधी, बघेली, जो थर्ड आपका है छत्तीसगढ़ी। ये तीनों जो है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति या हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति या हिंदी भाषा का जो है, हम अगर बात करें इसके बाद तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति और अर्थ। भाषा की व्युत्पत्ति और इसका अर्थ क्या होता है। देखें, जो हिंदी भाषा है प्राचीन काल में ही भारत, जो फारस है, ये आपका इंडिया है, एक मैं रफली आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ये जो आपका इंडिया भारत है, भारत के ये अगर मैपिंग करें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट और वेस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता आपका है फारस, और प्राचीन काल से ही फारस का संबंध भारत से था व्यापार को लेके। तो फारस के लोग जो है यहाँ पे, ये आपकी सिंधु नदी प्रवाहित होती है, ये आपकी है सिंधु नदी। तो फारस के लोग जो है वहाँ स जो है, स को ह और ध को द बोला जाता था। इसी तरह फारस के लोग थे, सिंध को हिंद कहा करते थे। और जो इसका क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा यहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो होती है बोली जाने वाली भाषा हिंदी कहलाती। तो आपने देखा कि सबसे पहले फारस के लोगों ने, तो आपने देख लिया कि
सिंध से हिंद बना और फिर आगे चल के इसी हिंद से हिंदी बनी। तो प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि हिंदी में जो है किस भाषा का प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए हिंदी में जो आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है ये आपका फारसी भाषा का है। ये आपका जो है फारसी भाषा का प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे कि संवैधानिक दृष्टि से देखेंगे कि हिंदी का क्या स्थान है, या हिंदी का किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उल्लेख है और हिंदी को किस अनुसूची में रखा गया है। अगर इस दृष्टि से हम बात करें, अगर हम संवैधानिक दृष्टि से बात करें, संवैधानिक दृष्टि से अगर आप देखें तो हिंदी को जो है पहली बात तो भाग 17 में इसका उल्लेख है, साथ ही साथ 8वीं अनुसूची में इसको स्थान मिल रहा है। अब जैसा कि आप जान रहे होंगे 8वीं अनुसूची में कुल जो आपकी 22 भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं हैं, उसमें से हिंदी भी आपकी एक भाषा है। इसके बाद अगर अनुच्छेद के रूप में देखें, अनुच्छेद की दृष्टि से, तो 343 से 351 तक है। 343 में ये बताया गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा हिंदी और भारत राज्य भाषा हिंदी एंड लिपि जो आपकी होगी देवनागरी, ये सब बताया गया। इसके साथ ही साथ कुछ और फैक्ट हैं, जैसे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए जो है 14 सितंबर जो होता है इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक प्रश्न और आता है, 10 जनवरी 1975 की बात है। को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आपका जो है नागपुर बनाया गया था। ये भी कई बार पूछ लिया है कि कहाँ पर बनाया गया था, तो इसी वजह से 10 जनवरी जो आपका है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है, हिंदी राजभाषा या राष्ट्रभाषा, तो हमेशा आपका आंसर होना चाहिए हिंदी राजभाषा है। राजभाषा का तात्पर्य होता है राजकाज की भाषा या सरकारी भाषा, जिसमें आपके सारे सरकारी काम होते हैं। तो आज आपने देखा कि हिंदी भाषा का उद्भव विकास किस तरीके से हुआ है, साथ ही साथ आपने ये देखा कि हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति और इसका अर्थ क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने छोटे से वीडियो में सब कुछ समराइज किया है। आज के बाद आपको हिंदी भाषा के उद्भव विकास लेके जो भी संशय होगा सब कुछ खत्म हो गए होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके ज़रूरतमंद लोग हैं आप वीडियो को शेयर करते रहिए। हम इसी तरह आगे भी लगातार वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।